वंस अगेन वेलकम बैक। और आपको पता है कि आजकल ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं और उसकी वजह से वो बहुत सारी क्रीम्स इस्तेमाल कर रही होती हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवा रही होती हैं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो क्रीम्स कितनी रिलायबल हैं, वो ट्रीटमेंट्स कितने बेहतरीन हैं और वो कितने अरसे तक सस्टेन करेंगे और कितने बेहतरीन उनके नताइज जो है वो मिलेंगे, या इसके साथ साथ आपको कितने ज़्यादा जो है वो नुकसान उनको फेस करना पड़ेगा। स्किन ट्रीटमेंट्स जो है वो उसमें बोटॉक्स, फिलर्स और बहुत सारी और चीज़ें आजकल आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कि आप किस बेहतरीन डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यूजुअली आजकल सैलून्स वगैरह में भी मिल रही हैं। लेकिन ये पता लगाना ज़रूरी है कि क्या सैलून्स की चीज़ रिलायबल है या फिर आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं है, और ये ट्रीटमेंट्स आपकी स्किन के लिए कितने बेहतरीन हैं, फर्दर आपको क्या क्या इनके नुकसानात हो सकते हैं और ये कितने टाइम के लिए आपकी स्किन तक सस्टेन करेंगे और कितने टाइम के लिए आपको बेहतर रख सकेंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जी एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर शुमाइला खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं क्या मैं हाल बिल्कुल चाल है? ठीक। अच्छा शुमाइला, आजकल जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आजकल चलते जा रहे हैं और इसमें मेनली ये है कि ख़वातीन चाहती हैं कि अपनी एज से ज़्यादा ना लगे और एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा कर रही हैं। आप क्या समझती हैं कि ये एंटी एजिंग क्रीम्स जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए या फिर इसके लिए कोई और रिलायबल सोर्स जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी और हर जो है इंसान ये चाहता है कि वो ऑब्वियसली प्रेजेंटेबल हो, अच्छा लगे, और अपनी एज का लगना या उससे बेहतर लगना मतलब कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। और ज़ाहिर है टू स्टार्ट विथ कैसे स्टार्ट करना है सारी चीज़ों को, तो ज़ाहिर है आप स्किन प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपनी स्किन की हिफाजत करेंगे और उसको बुरे असरात से बचाएंगे। तो उसमें क्रीम्स का भी बहुत बड़ा रोल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप अपनी स्किन को कैसे प्रिवेंट करते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट से, उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं समझती हूँ जो बेस लाइन चीज़ है दैट इज़ अ सन ब्लॉक, दैट यू शुड इनकॉपरेट। आप अपने बच्चों के लिए भी उसको आदत बनाएं कि उनको पता हो कि ये क्या चीज़ है और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। और ऑब्वियसली जब आप सन प्रोटेक्शन एक सर्टेन एज से या शुरू से स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्किन बहुत सारी एजिंग और बहुत सारे ऐसे अर्ली एजिंग चीज़ों से और प्रॉब्लम से बच जाती है अगर आप प्रॉपर तरीके से सिर्फ सन ब्लॉक का इस्तेमाल शुरू कर दें। और फिर ग्रेजुअली तो बाकी फिर आपकी एज के साथ साथ ऑब्वियसली आपका जो वैनिटी है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है। अच्छा शुमाइला, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सन ब्लॉक आप सिर्फ तभी लगाएं जब आप सन की तरफ आपका एक्सपोजर होने वाला है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली लगाएं। क्या ये बेहतरीन तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, या फिर आप डेली की रूटीन में आप उसको चंद घंटे बाद आपका सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है? अगर हम सन में जाते हैं तो इट्स वेरी अनअवॉइडेबल ना कि आपने तो वो एक तो वो लगाना ही लगाना है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मिसाल के तौर पे एक ब्लू लाइट है। अब आजकल हम ब्लू लाइट के ज़ेरे असर बहुत ज़्यादा हैं कि हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, लैपटॉप्स पे काम करते हैं, एंड इसकी जो है उसके इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे हैं। आपने देखा होगा आजकल डार्क सर्कल्स होना और अनइवन स्किन टोन होना, इट्स वेरी कॉमन। उसके अलावा जब आप विंडोज़ हैं घर में बड़ी बड़ी, एंड व्हेन यू गेट टू नो कि आज अभी रोशनी आ रही है तो उसमें भी सर्टन जो है वो यूवीए रेज जो हैं वो आपकी आ रही होती हैं दैट कॉज एजिंग। तो बेहतरीन ये है कि आप अपना डेली रूटीन का हिस्सा बना लें सन ब्लॉक को। कुछ ख़वातीन किचन में जाती हैं, वो भी हीट है और मुख्तलिफ़ तरह की, कुछ घर बड़े हैं तो उनको घर में ही थोड़ा सा ट्रैवल करके जैसे हमारे कंट्री साइड है उसके ऊपर इस तरह के घर हैं कि आपको निकल के सहन में से जाना पड़ता है, या अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है और आपको कोई मसला है तो आप ज़रूर उसको सन प्रोटेक्शन अपना रूटीन बनाएंगे, और बेहतर ये है कि आप सन ब्लॉक को 3 to 4 आवर्स के बाद रिपीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, दोबारा आएंगे उसी टॉपिक की तरफ कि एंटी एजिंग जो है वो एक बड़ा फैक्टर है जो कि हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी एज से ज़्यादा कम उम्र लगूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, और मेरे ख्याल से आजकल हमें थोड़ा सा फोबिया भी हो गया कि हम जितने यंग दिखेंगे उतने ही हम खूबसूरत होंगे। एंटी एजिंग के लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो क्रीम्स हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर आप नेचुरली अपनी डाइट में क्या चीज़ें शामिल करें जो कि आपको एक फ्रेश लुक दे सकें? सही। एंटी एजिंग जो है ना, इट्स क्वाइट अ बिग काइंड ऑफ अ थिंग ना। तो किसी भी, मैं हमेशा पेशेंट से भी ये कहती हूँ कि ये कोई बहुत आसान बात नहीं है कि आप अपनी उम्र से छोटा लगना शुरू हो जाएं। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको अगर हम सब समझ लें
और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ शुरू से ही, जैसे मैंने बताया, एक छोटी सी चीज़ है हम सन ब्लॉक यूज़ करें, उसके बाद एक सर्टन एज पे हम प्रोटेक्टिव क्रीम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वाली क्रीम्स पे आ जाते हैं जो कि हमारे फ्री रेडिकल डैमेज को कम करती हैं। इसी तरह हमारा इनटेक है एंटीऑक्सीडेंट्स का, मिनरल्स का, वाइटामिन्स का, डाइट में ये सारा कुछ इनटेक होना चाहिए जो कि एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। उसके अलावा फिर डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिकल प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं जिसमें बहुत ही बेसिक प्रोसीजर्स हैं, जैसे फेशियल्स हैं। हाइड्रोफेशियल्स हम इसलिए कहते हैं कि स्किन को ज़रा डीप क्लिनजिंग के साथ एक्सफोलिएट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आफ्टर 25 स्किन जो है खुद ब खुद डेड स्किन बिल्डअप से गेट रिड नहीं हो सकती। तो इट्स अ कंप्लीट साइकिल। जो सेल का टर्न ओवर है दैट इज़ 28 to 30 डेज़। तो उसके बाद उसकी अपनी कैपेसिटी जो है शेड ऑफ होने की, या हमारा क्लिनजिंग प्रोसेस इतना अच्छा नहीं होता, तो यू शुड गो टू सम प्रोफेशनल कि वो आपकी डीप क्लिनजिंग करके, वो जब आपकी सुपरफिशियल स्किन में सपलनेस और ग्लो आएगा तो ऑब्वियसली उसमें आपके जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी होगी और डेफिनेटली स्किन जो है वो एक डिफरेंट तरह से अच्छे तरीके से बिहेव करेगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आप बात कर रही हैं कि बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम लेने चाहिए। आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें और भी आना शुरू होगी, जैसे बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गए, इनका इस्तेमाल हो गया, फिर PRPs होगी, माइक्रो नीडलिंग होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल बड़ी कॉमनली इस्तेमाल हो रही। क्या अभी ये भी इम्पेक्ट करती हैं आपकी स्किन के ऊपर? डेफिनेटली ये सब रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, ये जितने भी आपने नाम लिए सब रिसर्च प्रोसीजर्स हैं। तो उसमें कुछ प्रोसीजर्स आप प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बोटॉक्स की, तो पहले एक ज़माने में दिस वाज अ कॉन्सेप्ट कि बोटॉक्स जी जब बहुत सारी लाइनें आना शुरू हो जाएंगी तो ही हम लेंगे, बट नाउ हम इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं और आप, हमारा काम पब्लिक डीलिंग का है और हम बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, उसमें हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनाते हैं, या कोई एक्टर है उसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन बनाने की आदत है, या कोई भी तो उसमें जो है उनके लाइंस और रिंकल्स आने के, जहाँ पे एक्सप्रेशन उनका होता है वहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज बार बार जब आप एक्सप्रेशन बनाते हैं वहाँ पे लाइंस आपकी डीप होना शुरू हो जाती हैं। टू सॉफ्टर दैट एक्सप्रेशन उसके लिए बोटॉक्स ही है कि आप उसको अगर पहले लेना शुरू कर दें तो आप उतने ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं बना पाएंगे कि वो लाइंस जो है डीपर होना शुरू हो जाएं। फिर अल्टीमेटली जब लाइंस आ जाती हैं तो डेफिनेटली उसका हल भी बोटॉक्स ही है कि वो आपका कम एक्सप्रेस होगा या वो मसल रिलैक्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो लाइंस की अपीयरेंस कम आएगी। उसके बाद देन यू कैन टेक हेल्प विद द फिलर्स, जहाँ पे फोल्ड बन गया है या जहाँ पे आसान अल्फाज में फेस में कोई गड़ा है, कोई डेप्थ है, या कोई एसिमेट्री है, या अब आजकल जो यंगर जनरेशन में भी और आगे भी फेस की बेहतर शेपिंग के लिए, उसकी ब्यूटी की ऑगमेंटेशन के लिए फिलर्स आर बीइंग यूज्ड। और माइक्रो नीडलिंग RF का आपने पूछा, माइक्रो नीडलिंग इटसेल्फ भी, और अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोसीजर के साथ किसी मशीन के साथ होती है, अगेन वो कोलेजन बिल्ड कर रही है। कोलेजन इज़ अ बेसिक आपकी स्किन का कोलेजन और लास्टिंग स्ट्रक्चर है जो उसको यूथफुल और एक फुलर अपीयरेंस देता है, जिसमें आप यंग लगते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स डील हो जाती हैं, उसमें आपकी हल्के फुल्के पिगमेंटेशंस और अनइवन स्किन डील हो जाती है। तो दीज आर ऑल किकिंग प्रोसीजर्स जो आपको करते रहने चाहिए। और PRP डेफिनेटली, PRP तो अब एक बहुत ही बेसिक प्रोसीजर हो गया, इट्स योर ओन ऑटोलोगस ट्रीटमेंट जो है आप की अपनी चीज़ है, तो आप उससे भी अपनी स्किन की हेल्थ को मेनटेन रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह से हम फिलर्स की बात करें या बोटॉक्स वगैरह की बात करें, ये प्रोसेस कितना कॉस्टली है और कितने टाइम बाद इसको रिपीट करना ज़रूरी है? मतलब जो लोग करवाते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है कि कितने टाइम तक ये सस्टेन करता है और उसके बाद आपको दोबारा करवाना है इसको? The things which are related with anti-aging, obviously they have to be costly and they are costly. सही है, ये कोई आसान बात नहीं है। किसी मतलब दुनिया, मेरा ख्याल है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है वो एंटी एजिंग की, चाहे वो फेस की हो या बॉडीली एंटी एजिंग हो, हम उसको ओवरऑल देखते हैं ना। जब अगर आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी रहेंगे दैट इज़ ऑल्सो एंटी एजिंग। अब हम चूँकि स्किन से रिलेटेड हैं या हमारे एस्थेटिक या ब्यूटी से रिलेटेड लोग हैं तो ऑब्वियसली हमारा फोकस उसके ऊपर होता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा इस चीज़ पे स्पेंड हो रहा है, तो इसके ट्रीटमेंट्स भी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हैं थोड़े से। बोटॉक्स को आप 4 to 6 मंथ्स पे रिपीट करते हैं। इसी तरह फिलर्स, अगर आप अच्छी क्वालिटी के फिलर्स यूज़ कर रहे हैं तो 1 year 1.5 year दे स्टे। और कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनके सर्टन सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, जैसे PRP है या खाली रेडियो फ्रिक्वेंसी है या माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी है, उसके सर्टन सेट्स लेते हैं आप, अ मंथ अपार्ट ले लें या जिस तरह भी आपका फिजिशियन स्किन देखते हुए आपको एडवाइस करता है। उस सेट के बाद देन यू कैन गिव अ रेस्ट फॉर सर्टन मंथ्स टू योर स्किन।
वो काम करता रहता है, वो प्रोसीजर आपका कोलेजन बिल्डिंग और बाकी अच्छी चीज़ें आपकी स्किन के अंदर करता रहता है, और उसके बाद फिर आपको उसके मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है, बिकॉज एजिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड यू आर एजिंग एवरी टिक ऑफ द क्लॉक। तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि आपने किस तरह उसके नेक्स्ट प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं। ठीक है। अच्छा, क्यू स्वेट और हाइपो एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा अगर आपको नो हाउ है तो वो भी व्यूअर्स को बताइएगा कि क्या टेक्नोलॉजी। वी हैव क्यू स्विच एंड पीको लेजर्स आल्सो। क्यू स्विच लेजर्स एंड पीको लेजर, इसको हम 3D लेजर्स कहते हैं, जो टाइटनिंग, टोनिंग, टेक्सचरिंग, इन सब चीज़ों पे काम करता है जी। अगर आप इसको ले रहे हैं अपने फिजिशियन के साथ ऑन वन पेज होके, और जैसे वो आपको एडवाइस करते हैं उस तरह, तो दे कैन हेल्प इन कोलेजन बिल्डिंग कंटिन्यूसली, नंबर 1। तो आप फाइन लाइंस और रिंकल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा अर्ली एज में लेना शुरू कर देते हैं तो इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। उसके अलावा दे कैन डील द पिगमेंटेशंस ऑल्सो, इट कैन गिव यू अ ग्लोई, अ वाइटनिंग, अ लिटिल ब्लीचर इफेक्ट। और उसके अलावा ये आपकी अनइवन टोन्स हैं या एज के साथ साथ जो ब्लॉची पैचेस आ जाते हैं फेस के ऊपर, उसको भी बहुत अच्छा डील करता है। अच्छा शुमाइला, आजकल अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ में बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि इस तरह के जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इसमें एक आ जाता है वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स या वाइटनिंग इंजेक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम लोग भी इतने कॉन्शियस हो चुके हैं, शुरू से ही हम इतने कॉन्शियस है कि हमें लगता है कि गोरा रंग जिसका है वही खूबसूरत है, वही बेहतरीन है। ये जो इंजेक्शंस हैं ये कितने हेल्पफुल हैं और इनके लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट्स हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे इनकल्टेटेड है हमारे सोसाइटी में ये चीज़, बिकॉज वी आर नॉट गोरास, ठीक है, हम गोरे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली वी क्रेव फॉर दैट कॉम्प्लेक्शन। जो लोग गोरे हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को क्रेव करते हैं, तो इट्स ऑलवेज लाइक जो चीज़ आपके पास नहीं होती, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि इट्स वेरी नेचुरल। जहाँ तक इन्फ्लुएंसर्स की आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता है जनरेशन जी का ज़माना है और वो बैठती है, दे आर द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पीपल, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेते हैं, एंड दे कम टू अस। बहुत यंगर लड़कियाँ, मुझे बाज़ दफ़ा समझाने में बहुत दिक्कत भी होती है। इट्स नॉट लाइक कि हम आपका कोई कॉम्प्लेक्शन 180 डिग्री चेंज कर सकते हैं, इट्स यू कैन नॉट चेंज योर जेनेटिक्स। आई ऑलवेज टेल, मैंने ये बहुत बार टीवी प्रोग्राम्स में, अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी मैसेज दिया है कि अगर आपको कोई ये क्लेम करता है दैट यू आर गोइंग टू यू नो दे आर गोइंग टू चेंज योर कॉम्प्लेक्शन और यू कैन गेट अ 180 या 360 डिग्री चेंज आपके कॉम्प्लेक्शन में आ जाएगा, दैट इज़ नॉट लाइक दैट। उसमें यह कि इसमें भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एक गश ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हम आईवी लगाते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अगेन एंटी एजिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट फ्लश आउट और डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। तो जब आप अपनी डिटॉक्सिफिकेशन पे और बॉडी की क्लींजिंग पे काम कर रहे होते हैं इंटरनली, तो डेफिनेटली एक ग्लो आता है। या बहुत सारे लोग आजकल थोड़े बैड लाइफस्टाइल्स की तरफ हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इस तरह की बहुत सारी बैड फूड इनटेक की एक्टिविटीज़ हैं, उन लोगों पे ज़रा बेहतर असर होना शुरू हो जाता है। दे गेट अ ग्लोई, अ स्मूदर स्किन या ब्राइटर स्किन उसको हम कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई काले से गोरा हो गया, दैट इज़ वेरी बैड थिंग टू से अगेन ऑन द टीवी। लेकिन ये कि येस यू कैन गेट अ हेल्दियर स्किन, और हेल्दी और ग्लोई स्किन जो है वो शो कराती है एक हेल्दी कॉम्प्लेक्शन। मेरा ख्याल है इतना ये माइंडसेट इतना रखना इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन ये सोच लेना कि द कलर इज़ नॉट गुड और इस कलर में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ये ओवररेटेड सी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम एंटी एजिंग, जो कि हमारा मेन टॉपिक था, अगर उसकी बात की जाए तो एक कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो कि आपका फॉर द लाइफ टाइम जो है वो सस्टेन रहेगा, या कोई ऐसी सर्जरीज वगैरह हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं, उसके हवाले से कोई अवेयरनेस अगर आप देना चाहें? नहीं, सर्जरीज तो आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन, तो हम नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स करते हैं। वो हर एज के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। प्रिवेंशन के लिए मैंने आपसे कहा कि ऐसे जैसे आपको अपनी क्लिनजिंग हर मंथ करानी है, फिर आपने कुछ लेजर्स का नाम लिया, या रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोसीजर्स हैं वो आप मंथली बेसिस पे करा सकते हैं टू गेट अ टाइटर स्किन और फर्दर एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद फिर बारी आती है कि आपको क्या ज़रूरत है, बोटॉक्स आपने किस वक्त कराना है, वो आपका फिजिशियन आपको बेहतर गाइड करेगा, एंड देयर लाइफ टाइम प्रोसीजर्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप एज हो रहे हैं तो आप एज हो रहे हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक इट कि आबे हयात है मैं आपको पीने को दे दूं और एक दफ़ा आपने कर लिया एंड यू विल स्टे फॉर एवर लाइक दिस। नो, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इवन सम ऑफ द फेस लिफ्ट सर्जरीज वी हैव टू रिपीट इट आफ्टर 6-7 ईयर्स। तो उसमें यह है कि चूँकि ये नॉन इन्वेसिव, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, जिसमें बोटॉक्स, थ्रेड लिफ्ट भी आता है,
शुगर थ्रेड लिफ्ट भी आता है और दूसरे थ्रेड लिफ्ट्स भी आते हैं जो कि पुलिंग थ्रेड्स होते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स आपके फेस के अकॉर्डिंगली जो है डिज़ाइन कस्टमाइज किए जाते हैं, जो आपका डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम जो है वो आपको उसकी रिपीटेशन जो है वो repetition बहुत होती है। ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुमाइला इस चीज़ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से, हेल्दी डाइट से इस चीज़ को ज़्यादा इंप्रूव करें तो बेहतर होगा, रादर देन कि आप किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। लेकिन एक चीज़ इसमें पॉइंट करने की या नोट करने की ज़रूरत वो ये है कि आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिस भी जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसकी ये आइडेंटिटी लेना ज़रूरी है कि आप बेहतरीन ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ से और वो चीज़ जो है वो ठीक है या नहीं है।